जी हाँ, तो तीसरे चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है और यूपी के साथ साथ पंजाब में भी 117 सीटों पर मतदान होगा। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर जो भी समीकरण है वो हम आपको बताएंगे। पहले तीसरे चरण में यूपी की अगर बात की जाए तो 16 जिले हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज के साथ ही बाकी अन्य जिलों की बात की जाए तो एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात के साथ ही जालौन के साथ झांसी और ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में वोटिंग होनी है। ये तीसरे चरण का रण और 16 जिले जिनकी 59 सीटों पर मतदान होना है। 627 दावेदार चुनावी मैदान में है तीसरे चरण में। 16 जिले हैं हाथरस, मैनपुरी, औरैया, झांसी के साथ ही बाकी अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सीटें हैं सादाबाद, सिकंदराव, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, ये 59 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जिलों की 59 सीटें। अमनपुर, पटियाली, अलीगंज, एटा, यहां मतदान होना है, वोटिंग पड़नी है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी। मारहरा, मैनपुरी, भौगांव और करहली ये सीट है, यहां पर चुनाव होना है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर और छिबरामऊ ये विधानसभा क्षेत्र। तिरवा, जसवंत नगर, इटावा और बिधुना यहां वोट पड़ना है। 59 सीटें 16 जिले की। धीबियापुर, अकबरपुर, रानिया और सिकंदर में भी वोट होना है, वोटिंग पड़नी है। साथ ही भोगनीपुर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर ये 59 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं 16 जिले की, जहां पर वोटिंग होनी है। सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर के साथ ही कानपुर छावनी यहां पर भी मतदान होगा। इसके अलावा महाराजपुर, माधोगढ़, कल्पी, झांसी नगर में वोटिंग होगी। तैयारियां पूरी। गरोठा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और चरखारी में भी मतदान होना है। हाथरस, टुंडला, जलेसर, किसनी में वोट पड़ेंगे। 59 सीट 16 जिले बेहद खास और महत्वपूर्ण। कैमगंज, कन्नौज, भरथना और औरैया में भी मतदान होना है। रसूलाबाद, बिल्लौर, घाटमपुर और बबीना में वोटिंग होनी है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी। मोरानीपुर के साथ ही मेहरौनी और रथ पर भी आपको बता दें मतदान होगा। सादाबाद, सिकंदराव, जसराना ये 59 सीट हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जिले की 59 सीटें हैं। उनसठ सीटों पर मतदान होना है। मारारा, मैनपुरी, भौगांव, करहली ये विधानसभा क्षेत्र बार हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां जहां वोटिंग पड़नी है। और 16 जिले हमने आपको बताए जिनमें 59 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 20 फरवरी यानी कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो आपको यह बता दें कि तीसरे चरण के लिए 627 दावेदार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा करहल में। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सामने हैं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। भारतीय जनता पार्टी के वो अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में सीधी टक्कर देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि करहल सीट पर यह बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी आश्वस्त है इस बात के लिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होनी है और अखिलेश यादव भारी मतों से विजयी होकर यहां से विजय पताका लहराएंगे। तो जनसभा में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। और हम लगातार यह भी दिखा रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके पहले आपको यह बता दें कि अगले चरण के लिए तैयारियां लगभग राजनीतिक दलों की पूरी हो गई हैं और हर कोई राजनीतिक दल अपने अपने माहौल पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लखनऊ लिए चलेंगे अभिषेक शर्मा, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, तीसरे चरण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 627 दावेदार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देखने को मिलेगा इस सियासत का कुरुक्षेत्र, वो करहल देखने को मिलेगा। में मंत्री हैं और अखिलेश यादव के विरुद्ध उन्हें चुनाव लड़ाया गया है। लेकिन करहल और मैनपुरी का जो क्षेत्र है, जो तीसरे चरण का यूं कहें कि जो क्षेत्र है, जो 59 सीटों पर मतदान हो रहा है 16 जिलों की, वो यादव लैंड कहा जाता है।
ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बेहद ही आसान बताई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो करहल का क्षेत्र है, जो 16 जिलों का क्षेत्र है जहां 59 सीटों पर मतदान होना है, वो समाजवादी पार्टी का मजबूत कर रहा है। 2017 में जब समाजवादी परिवार में फूट हुई थी, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उस यादव लैंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की थी। लेकिन इस बार स्थितियां बदली बदली सी है। शिवपाल सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, हर कोई एक साथ है और रथ यात्रा में ही एकता का संदेश दिया गया है। तो यादव लैंड में जो जहां कल से वोटिंग होनी है, कल सुबह 7 बजे से जहां वोटिंग शुरू होगी, वहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार बेहद मजबूत नजर आ रही है। बात अगर करहल की जाए सुनील, तो देखिए करहल का जो जातीय समीकरण है, वहां यादव मतदाता जिताऊ संख्या में है और उसके साथ अदर बैकवर्ड का वोट है, फॉरवर्डों का वोट है, सामान्य वर्ग का वोट है। लेकिन जब भी कोई पार्टी का बड़ा नेता या यूं कहे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ता है, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है उसके पास। और अखिलेश यादव एक सर्वमान्य नेता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक धुरी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए करहल की चुनौती केवल सियासी पंडित कह सकते हैं कि करहल में चुनौती है, लेकिन जो असल हकीकत है, चाहे जिस वर्ग लेकिन अभिषेक, आपने यादव लैंड की बात की है और जो 16 जिले, जो 59 सीटें हैं, इनमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा कि यादव लैंड यानी कि एक बड़ा वोट बैंक है यादवों का। हालांकि इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार सेंधमारी की थी उसको बरकरार रखने के लिए बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए करहल आसान माना जा रहा है, लेकिन पूरा अगर सिनेरियो देखा जाए तो बड़ी चुनौती है सपा के लिए भी। देखिए, सपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2017 में यादव लैंड में जो अदर बैकवर्ड वोट है, जो अन्य ओबीसी जातियां हैं, जिसमें साक्य है, सैनी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, प्रजापति है, लोहार, जिसे कुम्हार कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, यानी जो 24 उप जातियां हैं जो बैकवर्ड में आती हैं, गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी। लेकिन इस बार का जो सियासी माहौल है वो बदला बदला सा है, क्योंकि वहां पर केशवदेव मौर्य हैं जो अपनी खुद एक पार्टी चलाते हैं और उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को है। और जो फिरोजाबाद का क्षेत्र है जहां 7 के मतदाता सैनी मतदाता है, वहां पर केशवदेव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और मौर्य बिरादरी के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के मौर्य बिरादरी से आते हैं, लेकिन मौर्य समाज अपना नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और महान दल के केशवदेव मौर्य को अपना नेता मानता है। तो ऐसे में जो इस बार की लड़ाई है वो यादव लैंड में यादव वोट बैंक के साथ साथ जो अन्य ओबीसी जातियां थी जिनके वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी लगती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो नाराजगी देखी जा रही है, जो लगातार बीजेपी के विरोध में घर घर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बार जो बीजेपी के लिए अभिषेक, पिछली मर्तबा जो विधायक बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बार अधिकतर विधायकों के टिकट कटे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने गहन चिंतन मंथन करके जिताऊ प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। इसको लेकर समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं? देखिए, समीकरण चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी बनाए, वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं। दरअसल जनता के बीच जब आप 5 साल विधायक रहेंगे तो एक जवाबदेही हो जाती है और जब आप प्रचार करने जाएंगे तो उस जवाबदेही पर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई 5 साल आपने हमारे लिए क्या किया है। जो विरोध हो रहा है ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के विधायकों का, खासकर उन विधायकों का जो पिछड़े और दलित समुदाय से आते हैं, आज वही पिछड़ा और दलित समुदाय उनसे सवाल पूछ रहा है कि अगर आप पिछड़ों के रहनुमा थे, पिछड़ों के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक बने, तो आपने पिछड़ों के लिए क्या किया। और ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, जो युवाओं के द्वारा लगातार डोर टू डोर प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में उनकी जवाबदेही बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे बदले। देखिए, किरदार वही है, चेहरे बदले गए हैं। उसी बिरादरी के लोगों को चुनाव लड़ाया गया है, इसलिए लड़ाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हो सके जब नया चेहरा जाए तो उसके प्रति जवाबदेही ना हो, जवाब न देना पड़े और कहे कि भाई 5 साल में हम नहीं थे, हम नए आए हैं, आप हमको मौका दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पिछड़े और दलित नेताओं के लिए जवाबदेही बड़ी है। ऐसे में चेहरों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मैदान में लाकर फिर से उस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन अभिषेक, जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें ये माना गया कि जाटलैंड है और किसानों को लेकर खासतौर पर यह पहला और दूसरा चरण रहा, लेकिन तीसरे चरण में क्योंकि किसानों के अपने मुद्दे थे और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो खामियाजा भुगतने की जो बात सामने आ रही वो इसलिए क्योंकि जो कृषि कानून आए उसने एक बड़ा
नुकसान भारतीय जनता पार्टी का किया, हालांकि बाद में वापस भी ले लिए गए। लेकिन जो तीसरा चरण है, इसमें मूल मुद्दा क्या रहेगा, जिस पर फोकस रहेगा जनता का और जिसको समाजवादी पार्टी मंच से भुनाने में कामयाब लग रही है, और बीजेपी 5 साल में उस बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाई, क्या वो मूल मुद्दा रहेगा? देखिए, अगर बात पहले और दूसरे चरण की जाए तो वहां पर कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जाट लैंड है, और वहां पर किसानों का मुद्दा पूरे चुनाव में खूब गूंजा। जिस तरह से तीनों कृषि कानून लाए गए थे उसके बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन उस बीच में जो गतिरोध था उसका मुद्दा काफी वहां पर देखने को मिला। उस मुद्दे पर काफी लोग चर्चा करते नजर आए। लेकिन जब आप दूसरे चरण के बाद तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की ओर बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने जो एक कार्ड खेला है पुरानी पेंशन का, युवाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, हालांकि योगी सरकार ने भी लैपटॉप वितरित किए, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 चरण के अलावा लेकिन बीजेपी अभिषेक कह रही है कि पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है उसको बंद नहीं किया, सिर्फ स्वरूप बदला है। देखिए, स्वरूप अगर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और अगर कोई मेरा नाम अभिषेक सिंह कर देगा तो उसमें बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो देखिए, कहने को हो सकता है कि कोई कुछ भी कहे कि स्वरूप बदला है या फिर हमने उसको उसके सिनेरियो को बदला, उसके प्रारूप को बदल दिया है, लेकिन जो पुरानी पेंशन अगर वही है तो फिर विरोध क्यों है? क्यों ग्राउंड लेवल पर लोग कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए? तो देखिए, भाषण मंच से कुछ भी दिए जा सकते हैं, मंच से वादे कुछ भी किए जा सकते हैं। वादा तो 15 लाख रुपए देने का भी हुआ था, लेकिन गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि ये तो जुमला है। तो चुनावी दौर में दावे और वादे हर पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है जिसमें गरीब, किसान, नौजवान, युवाओं के लिए जो दावे किए गए, उन दावों से निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे वो जनता को बताएगी नहीं समाजवादी पार्टी से बेहतर हमारे पास व्यवस्था है। अगर वो आया कहेगी समाजवादी पार्टी से बेहतर व्यवस्था है, लेकिन सवाल ये है अभिषेक कि देखिए, चुनावी समर में दावे और वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे? और जो अखिलेश यादव को जन समर्थन मिल रहा है उनकी सभाओं में, उनके रोड शो में, उससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें तो हैं, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए, कैसे माना जाए कि ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, अगर भीड़ की बात आप करते हैं तो फिर भीड़ दोनों लोगों की रैलियों में नजर आती है, लेकिन एक होती है कि जो जन समर्थन की भीड़ होती है। मैं एक कार्यक्रम कवर करने गया था, अखिलेश यादव की रथ यात्रा थी और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ यात्रा थी। आप यूं अंदाजा लगाइए कि शाम 4 बजे का कार्यक्रम था और अखिलेश यादव सुबह के 4 बजे पहुंचे, यानी 12 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन उस वक्त पर भी वहां पर 25 से 30 हजार लोग मौजूद थे। तो यानी जिस नेता का इंतजार लोग 12 घंटे रुककर करें, 12 घंटे उसके लिए अपना समय गंवाए, और उसी के उलट आप देखिए स्मृति ईरानी की कानपुर में एक रोड शो था, वहां पर भीड़ नहीं आई तो बेहद नाराज दिखी। तो जो इस बार का माहौल है वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों के कार्यकाल से प्रभावित नहीं हुए हैं, जो नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल तो बहुत है लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। तो जो बीजेपी का विकल्प है समाजवादी पार्टी के रूप में है। ऐसे में जो सत्ता के प्रति नाराजगी है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव को बेहद जन समर्थन मिल रहा है। वो जहां पर भी रथ यात्रा करते हैं, जहां पर भी रैलियां करते हैं, लोग खुद से सुनने आते हैं। देखिए, भाड़े की भीड़ होती है कि आप हमको लेके आए, हमारा आपने मेहनताना दिया, हम अपने घर को चले गए। भाड़े की भीड़ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती है, लेकिन जो मन से आई भीड़ होती है, जो मन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह अभिषेक, इस बार तो अधिकारियों को पूर्ण मौका दिया गया और अधिकारी इतने प्रबल हो गए, इतने मजबूत हो गए कि न तो पार्टी विधायकों की सुनी और ना ही नेताओं की। जिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्ष तो दहलीज पर जाने में भी शर्माते थे, बोले सुनेंगे, है नहीं, विधायक जी की भी नहीं सुन रहे, हमारी कहां से सुनेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी अगर मजबूत रहेगी तो एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न किस तरह से खड़ा होगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी घुसती है जो पूरी सरकार को निगल जाती है। जाहिर जिस सरकार में इससे पहले 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी का दौर हावी था। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ सालों तक ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तीसरे चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। वोटिंग की जो प्रक्रिया है 6 बजे तक चलेगी शाम, और देखना होगा कि इस बार का जो मत प्रतिशत है इन 16 जिलों की 59 सीटों पर किस तरह का रहने वाला है और क्या कुछ यहां समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, और सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा 10 मार्च को पता चली जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।